हाँ बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल अवधारणा हिंदी में बोलेंगे इसे हम लोग मोल अवधारणा। तो बच्चों बात बहुत क्लियर है कि ये चैप्टर जो है ऐसे मान के चलो कि अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका बैकबोन है। मतलब अपन को कहीं ना कहीं काम आता ही आता है। आपको चाहे मोल कॉन्सेप्ट में तो ये चीज़ें काम आती ही आती हैं। आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो वहाँ भी आपको मोल का नॉलेज होना चाहिए। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ भी इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। आप चाहे काइनेटिक्स पढ़ते हो तो भी आपको नंबर ऑफ मोल्स या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि रेट में आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हो सकता है, ग्राम में भी दिया हो सकता है, तब भी आप उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। तो मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं, केमिकल है, आयनिक इक्विलिब्रियम है, वहाँ भी अपन को इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ये बेसिक मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना इंट्रोडक्शन लगाई देता है। चैप्टर के बारे में इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है। एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट या हम इसे कह सकते हैं केमिकल अर्थमेटिक भी। ठीक है, कंप्लीट जो है केमिकल अर्थमेटिक वाला जो अपना पार्ट है उसमें शामिल है अपना मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, रेडॉक्स पढ़ते हैं और साथ में हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट इन सबको मिला के इस यूनिट का जो नाम है वो हम लोग केमिकल अर्थमेटिक दे सकते हैं। केमिकल अर्थमेटिक। ठीक है, तो केमिकल अर्थमेटिक में ही आप पढ़ते हैं मोल अवधारणा पढ़ते हैं, और मोल अवधारणा के अलावा अपन रेडॉक्स पढ़ते हैं, साथ में इक्विवेलेंट पढ़ते हैं और कुछ और भी जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सार्थक अंक जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो भी हम लोग यही पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो चीज़ पढ़ने वाले हैं केमिकल अर्थमेटिक में, जैसे एक तो मोल अवधारणा पढ़ते पढ़ते, तो इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम लोग जो पार्ट कवर करेंगे, एक लाइक मोल अवधारणा है, जो मैंने अभी हेडिंग के रूप में लगा दिया है, मोल अवधारणा है। इसके अलावा रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, और रेडॉक्स अभिक्रिया के अलावा जैसे कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं तुल्यांक अवधारणा है, जैसे हम लोग इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, तुल्यांक अवधारणा। तो ये सब जो है ना वो अपने इस चैप्टर का पार्ट है बच्चों। इस केमिकल अर्थमेटिक में सब आएगा, मोल आएगा, रेडॉक्स आएगा और इसमें साथ में तुल्यांक भी आएगा। हम लोग सबसे पहले इसमें मोल कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है, मोल अवधारणा वाला वो पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों इस चैप्टर को अपन को किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको थ्रू आउट द चैप्टर कुछ जब चैप्टर अपना चल रहा होगा मैं कुछ गाइडलाइन आपको बताता चलूँगा, क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, किस बातों का ध्यान रखना है। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा, ये चैप्टर जो है मैथ्स से थोड़ा जुड़ा हुआ चैप्टर है। तो मुख्य तौर पे जो बायो के बच्चे होते हैं, बायो स्ट्रीम के जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका थोड़ा सा मैथ्स वाला पोर्शन कुछ बच्चों का वीक होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है, या तो है या आपको बनाना है। और बनाने के लिए आपको क्या करना है, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से समझना है। लाइक आपको कोई डेफिनेशन रटना है, मान लो जैसे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसका कोई परिभाषा सपोज आपसे कोई पूछे आयनन ऊर्जा वो कौन सी होती है, तो आप सिंपली याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आद्यावस्था से अनंत तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा अपन को चाहिए वो आयनन ऊर्जा होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ डेफिनेशंस कम है, न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अपन को थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है। एक्चुअल में ये कंडीशन दिया है, ये हमसे पूछा गया, तो इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा सामंजस्य हम लोग कैसे बिठाएं, और वो सामंजस्य तभी पॉसिबल है जब हम लोग उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ लें। मतलब आपने बचपन में जो अपनी मैथ्स के कुछ जनरल क्वेश्चन किए होंगे कि 5 पेन का कीमत सपोज 8 रुपये है या 25 रुपये या 30 रुपये जो भी है, तो आपको अगर पूछ ले कि 12 पेन का कीमत बताओ, तो एक एक नियम आप लगाते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो मैथ्स का जो पोर्शन है वो आपका अच्छा होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बात और ध्यान रखो, ये चैप्टर जो अपना स्टेप बाय स्टेप चलेगा। मेरा कहने का मतलब अपनी पहली क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोल है उसकी संख्या हम कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए अपने पास 3 फॉर्मूलाज हैं मोल की संख्या ज्ञात करने की। ठीक है, तो अपनी दूसरी क्लास जो होगी वो पूर्णतया अपनी पहली क्लास पे डिपेंडेंट होगी, निर्भर होगी। सपोज बच्चों आपने क्या क्या गड्ढे सीखा है 5 दिन के लिए, और 6वें दिन आप सीख रहे हैं उन क्या क्या गड्ढे को मिला के कोई नाम लिखना, कमल लिखना, तो आपको टीचर बोलता है कमल लिखो, तो कमल के लिए आपको कै, मैं और ले तो पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब क्लास नंबर 2 जो होगी वो डिपेंडेंट होगी क्लास नंबर 1 पे। तो क्लास नंबर 1 या जो भी अपना पहला जो पार्ट है चैप्टर का, लेक्चर का, वो आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत बढ़िया से क्लियर होना चाहिए। मैं इस बात पे बहुत जोर दे रहा हूँ बच्चों,
क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं इट विल बी डिफिकल्ट कि हम लोग आगे जाके अपने आप को एक स्ट्रॉन्गली तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें या क्वेश्चन सोल्व कर सकें, थोड़ा मुश्किल हो सकता है अपने लिए। तो पढ़ रहे हैं तो फिर हो सकता है अपन को मान लो इस कंटेंट को पूरा पढ़ने के लिए सपोज 60 मिनट चाहिए और आपने 50 मिनट दिया, मतलब आपने उसका ऑलमोस्ट 80% टाइम तो लगा दिया और मुश्किल से 10 मिनट के लिए आप चैप्टर में कुछ चीज़ें अपनी डाउटफुल छोड़ देते हैं, तो वही 10% चीज़ें, कुछ 15% पार्ट अपने को अगले जो लेक्चर है उसमें अपन को प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अपने लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो ये जरूर मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, सलाह भी दूंगा सबको, तुमसे बड़ा ही हूँ, कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपकी एक क्लियरिटी हो, ये फॉर्मूला कब लगता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो जो बच्चे थोड़ा सा कंसंट्रेशन अच्छा रखते हैं, अपनी प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप खाना खाते हो, रेगुलर बेसिस पे वैसे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए चैप्टर जो होता है सबसे आसान होता है। बहुत सारे बच्चों का मानना होता है सर इसमें कुछ है नहीं क्लास का, अपन ने बढ़िया से पढ़ लिया, घर जाके क्वेश्चन अपने डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो ये मैं सलाह दूंगा कि आप चीज़ें जो पढ़ रहे हैं क्लास में उस हर एक चीज़ को लिखें, प्रॉपर तरीके से समझें, दिमाग में उसका एक मतलब अलग रखें कि हाँ भाई ये इसका मतलब ये है, ये कुछ हम तब लगाते हैं, तो वो चीज़ें बहुत एसेंशियल अपने लिए हो जाती है। शायद मेरी बात आप तक जरूर अच्छे से पहुंच गई होगी, अच्छे से मेरी बात का मतलब आप समझ गए होंगे। ओके, अभी हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। तो केमिकल अर्थमेटिक में हम सबसे पहले अपना जो पहला भाग है वो है मोल अवधारणा, वो हम शुरू करेंगे। और मोल अवधारणा के बाद में रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स के बाद में तुल्यांक है, तुल्यांक के बाद में कुछ छोटे मोटे बीच में पार्ट और भी हैं, रासायनिक संयोग के नियम है, ठीक है। इसके अलावा अपन उसमें कह सकते हैं सार्थक अंक, वो सब चीज़ें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो ओके, रेडी। तो बात अपनी शुरू होती है सबसे पहले मोल अवधारणा से, ठीक है। तो आप चैप्टर का ये बेसिक सा जो पार्ट है एक बार अपना लिख सकते हैं कि केमिकल अर्थमेटिक जो होगा उसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी, मोल अवधारणा, रेडॉक्स अभिक्रिया और साथ में तुल्यांक अवधारणा। ये यहाँ तक पार्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले लिख सकते हो केमिकल अर्थमेटिक में आप मोल अवधारणा, रेडॉक्स अभिक्रिया, तुल्यांक अवधारणा, ये पार्ट आप लिख सकते हो। और उसके बाद में नंबर 1 पे आप एक बड़ा सा हेडिंग, ठीक है, एक मेन हेडिंग नंबर 1 पे मोल अवधारणा लिख के आप उसे एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं, अलग से एक हेडिंग उसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो बात को शुरू करें। अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोल अवधारणा। देखो, हम इसके नाम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप अपना हेडिंग इस तरीके से मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट, एक बीच में पेज के इस तरीके से लगा के उस पर इस तरीके से एक बड़ा हेडिंग आप उसे दे सकते हो। बच्चों, मोल अवधारणा शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि मोल शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं दर्जन, तो दर्जन या इंग्लिश में डजन का हो, डजन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उन 12 ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग एक दर्जन कहते हैं, सबको पता है। एक दर्जन पेन भी हो सकते हैं, एक दर्जन सेब भी हो सकते हैं, एक दर्जन केले भी हो सकते हैं, एक दर्जन भेड़ बकरियां कुछ भी हो सकता है। 1 दर्जन मतलब 12। तो वैसे ही मोल जो है वो भी कुछ पार्टिकल जो उनके कलेक्शन को एक सर्टेन नंबर को रिप्रेजेंट करके चलता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वर्ड है वो लेटिन भाषा से आया है। मोल एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत बड़े कणों का समूह है या ढेर। जैसे होता है ना, अनाज निकालने के बाद में अनाज का, जैसे गेहूं है, बाजरा, कोई भी, उसका बहुत बड़ा सा ढेर लगा है। एक्चुअल में वो ढेर शब्द हिंदी में होता है, इंग्लिश में उसे हीव कहते हैं और लेटिन में उसे हम लोग मोल कहते हैं। सो बेसिकली मोल शब्द का मतलब होता है एक बड़ा सा ढेर या बहुत सारे कणों का समूह है, बहुत सारे कणों का समूह है। तो पहला पॉइंट, आप कुछ पॉइंट्स जो लिखते चलेंगे उन पॉइंट्स पे आप इस तरीके से मार्किंग, जैसे स्टार लगा के या फिर आप इस तरीके से टिक लगा के, कुछ भी एक पॉइंट, बीच में एक लाइन खाली, फिर अगला पॉइंट, फिर बीच में एक लाइन खाली, अगला पॉइंट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट लिखो, मोल लेटिन भाषा का शब्द है, मोल लेटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ढेर। ढेर मतलब ढेरी लगाओ, ठीक है। ढेर या बहुत सारे कणों का समूह है, जिसका अर्थ होता है ढेर या बहुत सारे कणों का समूह। इट इज पॉइंट नंबर 1। फिर जो है मोल अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अवोगाद्रो, ठीक है। इंग्लिश में उसे अवोगैड्रो भी कहते हैं, हिंदी में उसे हम लोग अवोगाद्रो कहते हैं। अवोगाद्रो थे जिन्होंने मोल अवधारणा को प्रस्तुत किया, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, लिखो मोल अवधारणा अवोगाद्रो के द्वारा प्रस्तुत की गई। मोल अवधारणा अवोगाद्रो के द्वारा प्रस्तुत की गई। मोल अवधारणा अवोगाद्रो के द्वारा प्रस्तुत की गई। मोल अवधारणा को अवोगाद्रो ने रिप्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था। एग्री?
नंबर 2। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रो। अवोगाद्रो क्या कहते हैं कि एक मोल में कितने कण होते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि मोल जो होता है वो कणों का समूह है, तो आपके दिमाग में बहुत ही वैलिड सा क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि हम जो बोलते हैं कि कणों का समूह है, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, ठीक है ना, मतलब कणों का समूह, कितने कणों का समूह, उसमें कितने कण होंगे। तो अवोगाद्रो ने, या जब मोल अवधारणा प्रस्तुत की गई तो उसमें एक बात बताई गई कि जैसे अपना कार्बन परमाणु है, तो कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, उसमें से हम लोग बात करेंगे कार्बन 12 की, ठीक है। तो ये बताया गया कि एक मोल जो होता है, एक मोल में जो कणों की संख्या होती है वो उतनी ही होती है जितनी कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में, ठीक है। अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लेता हूं तो उसमें जितने परमाणु होते हैं, मैं स्टेटमेंट अभी लिखाऊंगा, चिंता नहीं करें, मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्री। तो एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतने कण पाए जाते हैं। मैं कण शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि मोल जो है वो अणु के लिए, परमाणु के लिए, आयन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन, किसी भी के लिए यूज हो सकता है। तो एक मोल में किसी पदार्थ के उतने ही कण होते हैं। अगर मैं किसी अणु की बात कर रहा हूं तो उसमें अणुओं की बात करेंगे, परमाणु की कर रहा हूं तो परमाणुओं की करेंगे। तो एक मोल जो होता है उसमें उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। एग्री बच्चों, लिखो पॉइंट, लिखो, किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या उतनी ही होती है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की कार्बन 12 के, जितनी की कार्बन 12 के C12, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। एग्री करते हो बात से मेरी? कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु पाए जाते हैं। तो यहां तक हमने बहुत ही सिंपल से 3 पॉइंट अपने लिख लिए, ठीक है। अब अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा कि हम लोग नंबर ऑफ मोल फाइंड कैसे करें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। उसके लिए अपन को 3 फॉर्मूलाज अपन को याद रखना है, ठीक है। उन 3 फॉर्मूलाज को अपन को देख के चलना है। अरे ये 3 फॉर्मूलाज तो ये मान लो ABC की तरह है, अपना इंग्लिश अल्फाबेट नहीं है क्या, उसके ABC की तरह है। अगर आप अल्फाबेट सीखना चाहते हो, आप इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहते हो, तो आपको ABC तो पहले आना ही चाहिए। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट में आगे घुसना चाहते हो, अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हो, ठीक है, चाहते हो कि चैप्टर आपका बहुत तकड़ी पकड़ में आए, तो आपको तीनों फॉर्मूलाज तो चुटकी में याद ही कर लेना है। वो तो तुम्हें कोई कभी भी पूछे कि ये वाला फॉर्मूला बताओ, जब अपन को भार दिया गया तो मोल कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, दिया गया भार बट्टे अणु भार या मोलर द्रव्यमान कह दीजिए, ठीक है। तो जो बच्चे कहीं ना कहीं पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो चिंता नहीं करें, मैं हर एक चीज को बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा, और जीरो से शुरू करते करते हम लोग उसका एक बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन तक भी हम पहुंचने वाले हैं। ओके, तो मैं अगला जो मेरा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड करें, मोल की संख्या कैसे हम लोग फाइंड करें। ओके बच्चों, तो मेरा पॉइंट यहां पे ये है, एक छोटा सा हेडिंग लगा दीजिए आप इसमें, मोल की संख्या ज्ञात करना, मोल की संख्या ज्ञात करना। ओके बच्चों, तो इसमें पहला जो पॉइंट है ना, मैं ये लिख रहा हूं, मोल की संख्या कब ज्ञात करना, पहला फॉर्मूला हमारा नंबर 1 फॉर्मूला, ठीक है। जब अपन को किसी पदार्थ का भार दिया गया, आपको कोई भी अणु है, परमाणु है, कोई भी आयन है, उनका अमाउंट दिया गया 2 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तो उसमें हम लोग मोल कैसे ज्ञात करें, दैट्स इंपॉर्टेंट, और फॉर्मूला ये लगाएंगे। देखो, तो मेरा पहला पॉइंट ये रहेगा, जब किसी पदार्थ का भार दिया गया हो, जब किसी पदार्थ का भार दिया गया, ओके, तो जब किसी पदार्थ का अपन को भार दिया जाएगा ना, तो हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। तो जब किसी पदार्थ का भार दिया जाएगा तो मैं लिखूंगा यहां पे, जब किसी पदार्थ का अपन को भार दिया जाएगा तो फॉर्मूला में जो लगाऊंगा यहां पे, मोल की संख्या बराबर पदार्थ का दिया गया भार और बट्टे में अणुभार या मोलर द्रव्यमान हम यहां पे कह सकते हैं, अणुभार या
मोलर द्रव्यमान। लेकिन बच्चों इसमें एक बात बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पदार्थ का दिया गया भार ठीक है, लेकिन हमारे पास भार के भी ग्राम भी होता है, मिलीग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, तो उसमें से कौन सा काम मिलेगा, दैट्स मैंडेटरी। उसमें हम लोग अपनी चॉइस से नहीं लगा सकते, उसमें वही लगाएंगे जो फॉर्मूले में काम आता है। ठीक है, तो बच्चों जब भार की से बात आती है तो फॉर्मूले में यहाँ पे आता है ग्राम में। भार जो है वो किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। ओके, तो पदार्थ का दिया गया भार ग्राम में होना चाहिए, बट्टे में हम लोग अणुभार लगा सकते हैं। आई थिंक वेरी सिंपल फॉर्मूला। देखो ऊपर भी कहीं ना कहीं भार शब्द काम आ रहा है, नीचे भी मोलर द्रव्यमान या मोलर भार कह दीजिए, अणुभार कह दीजिए, तो भार और भार दोनों मैच कर रहे हैं। अगर आपको भार दिया गया है और आपको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, वेरी सिंपल, क्या करोगे, दिया गया भार बटे अणुभार। सर मान लो इसी फॉर्मूले को हम लोग और किसी एंगल से भी यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे यूज कर सकते हैं, मान लो आपको देखो अणुभार किसी पदार्थ का फिक्स होता है, जल का 18 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, चीनी का, सुक्रोज का, कैन शुगर का 342 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, फॉस्फोरिक एसिड का भी 98 होता है। ठीक है, तो वो फिक्स रहता है। अगर मान लो आपको मोल की संख्या पता है और आपसे कोई ये पूछ ले कि पदार्थ का भार निकालो, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, वज्र गुणा करते करते पूरी जिंदगी बीत गई, कर सकते हो आराम से। तो अगर मुझे ये निकालना है तो इन दोनों गुणा कर दूंगा, और ये निकालना होता है तो भार अपन को दिया हुआ होना चाहिए, उसमें अणुभार का भाग लगा सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से इसका एक फॉर्मूला और अपना डिराइव होके आ जाता है बच्चों, तो मैं लिख दूंगा। अगर मान लो किसी पदार्थ का भार निकालना हो, पदार्थ का भार, और ये निकल के बच्चों वही ग्राम में आएगा। ठीक है, पदार्थ का भार बराबर हो जाएगा उस पदार्थ के मोल की संख्या, उस पदार्थ के मोल की संख्या गुणा में, हाँ बच्चों अणुभार भी कह सकते हैं या मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हैं, उसका मतलब एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, आप चिंता नहीं करो, आप पूरा लेक्चर पहले देखो, उसको देखने के बाद में अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझे जरूर बताओ, और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके जब चैप्टर अपना आगे लेक्चर बढ़ रहा होगा तो उसमें वो डाउट्स दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहां तक आप क्लियरली एक बार नोट कर लो, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब किसी पदार्थ का भार दिया गया और भार निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, मोल की संख्या को अणुभार से गुणा कर देंगे। सहमत है? ठीक है, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गया जब अपन को भार दिया गया हो। दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अपन को मान लो किसी पदार्थ के कणों की संख्या दे रखी हो। भाई मैं एक बात बोलता आया हूं, अभी मैंने एक बात आपको बोली थी कि जो कार्बन 12 होता है उसका जो 12 ग्राम हम लेते हैं, उस 12 ग्राम में उतने ही कार्बन परमाणु होते हैं जितने किसी भी पदार्थ के 1 मोल में होते हैं। या इसकी बात को तुम ऐसे बोल दो, कोई पदार्थ के 1 मोल में उतने ही परमाणु होते हैं, उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। एग्री? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाला ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला मैं तब लगाऊंगा जब उनको किसी पदार्थ के कणों की संख्या दे रखी हो। ठीक है, नंबर 2। तो नंबर 2 की जब मैं बात करता हूं, जब किसी पदार्थ के कणों की संख्या दी गई हो, जब किसी पदार्थ के कणों की संख्या, किसी पदार्थ के कणों की संख्या दी गई हो। बच्चों कण से हमारा मतलब क्या है? बच्चों कण से हमारा मतलब ये है कि वहां उस अणु भी हो सकता है, अणु को भी हम कण बोलेंगे। ठीक है, वहां परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होना चाहिए। अणु है, परमाणु है, आयन किसी का भी हो सकता है। तो सर फिर मोल किसके निकल के आएंगे, अणु के, परमाणु के या आयन के? देखो जिसका दिया मोल उसी के निकल के आएंगे। ये सब चीजें हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे, वेट करें। अब यहाँ जो हमारा फॉर्मूला होगा वो ये होने वाला है बच्चों, हमें निकालना मोल की संख्या, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा मोल की संख्या। बच्चों मोल की जो संख्या में मिलने वाली है, मोल की संख्या मोल की संख्या जो हमें मिलने वाली है उसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई पदार्थ के कणों की संख्या, पदार्थ के कणों की संख्या, और उसमें हम लोग भाग लगा देंगे अवोगाद्रो संख्या से। अवोगाद्रो संख्या को शॉर्ट में Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या
यह संख्या होती है 6.023 इंटू 10 की घात 23। अवगाद्रो संख्या को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं और Na जो होता है वो 6.023 इंटू 10 की घात 23, जिसे हम क्वेश्चंस में 6.023 को या लगा के ये भी काम ले सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, उसे हम लोग या लगा के 6 गुणा 10 की घात 23 भी काम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सहमत है? और अगर मुझे इसी फॉर्मूले को हम दूसरे एंगल से भी काम ले सकते हैं। दूसरे एंगल से मेरा मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो हमको मोल की संख्या दी गई है और ये पूछ लें उसमें अणुओं की संख्या बताओ। मान लो जैसे क्वेश्चन ये बना दें कि जल के 1.5 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है बच्चों, तो ये अगर अपन को पदार्थ के अणुओं की संख्या निकालनी है जल के, तो हम लोग क्या करेंगे, मोल की संख्या जल में 1.5 हमने लिया है और उसको गुणा कर देंगे अवगाद्रो संख्या से, जो कितना होता है 6.023। हाँ, जिसे हम कैलकुलेशन में 6 गुणा 10 की घात 23 काम लेते हैं, एग्जैक्टली इतना होता है, लेकिन आप कैलकुलेशन में हर जगह 6 × 10⁻23 काम ले सकते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। सहमत है? चलो, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके से चेंज करके भी लिख सकते हैं। पदार्थ के कणों की संख्या बराबर मोल की संख्या गुणा में अवगाद्रो संख्या। गुणा में अवगाद्रो संख्या, और ये कितना होता है बच्चों 6 गुणा 10 की घात 23। मैंने बोला ना आपको, इसको आप इतना काम ले लें, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, आपके आंसर पे डेफिनेटली कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। ओके, चलो, तो ये अपना पॉइंट नंबर 2 हो गया। मोल का दूसरा फॉर्मूला, जब अपन को अणुओं की, परमाणुओं की, आयनों की, इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की किसी की भी संख्या दी गई हो, इसको भी याद रखना आसान है। फॉर्मूला मिक्सिंग नहीं कर देना है कि दिया गया भार बटे अवगाद्रो संख्या, ना 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 ना, बात को समझना। देखो, भार बटे अणुभार आता है, कणों की संख्या तो नीचे भी कुछ संख्या ही आएगा, अवगाद्रो संख्या लिंक है यार, बस अपन जोड़ के उसको देखना चाहिए ना, तो बहुत आसान है याद रखना, कोई मुश्किल काम नहीं है। एग्री? यहां तक नोट करें सब लोग। उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला, जब अपन को किसी गैस का आयतन दिया गया हो, ठीक है बच्चों, जब किसी गैस का अपन को आयतन दिया गया, चलो देखो आते हैं पॉइंट पे। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो सिर्फ गैसों के लिए ही लागू होगा, एक्सक्लूसिवली गैसों के लिए। तो पॉइंट नंबर 3, जब किसी गैस का आयतन दिया गया हो, जब किसी गैस का आयतन दिया गया हो, तो जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो ये लगने वाला है। और इस फॉर्मूले का एक पर्पज मैं बता दूं आपको, देखो, एनटीपी या एसटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है बच्चों। आयतन 22.4 लीटर होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सहमत हैं बच्चों? अब बात हम लोग कर लेते हैं। देखो, जब किसी गैस का आयतन दिया होगा तो जो फॉर्मूला लगेगा मोल की संख्या का वो ये लगने वाला है, मोल की संख्या। ओके, तो ये लगा देंगे गैस का एनटीपी या एसटीपी पर दिया गया आयतन और डिवाइड में आ जाएगा 22.4। 22.4 से भाग मैंने इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। 1 मोल का आयतन 22.4 होता है। लेकिन ध्यान रहे, एक बात कंफर्म, दिया गया आयतन, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आयतन किस में होगा, लीटर में। ओके, ध्यान रखना, आपको ml दिया हो लीटर में तो आप उसको लीटर में, सेंटीमीटर क्यूब जो भी दिया हो उसे आप लीटर में लेके आओ कंफर्म। इसी फॉर्मूले से हम लोग ये फॉर्मूला खुद अपने लेवल पे डिराइव कर सकते हैं। क्या? जब गैस का अपन को आयतन निकालना हो तो मोल की संख्या को हम 22.4 से गुणा कर सकते हैं।
जो मोल की संख्या है उसको हम लोग 22.4 से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि गैस का एनटीपी या एसटीपी, एनटीपी या एसटीपी पर आयतन जो होगा वो हो जाएगा मोल की संख्या गुणा में 22.4, मोल की संख्या गुणा में 22.4। बच्चों ये आयतन जो निकल के आएगा वो लीटर में निकल के आएगा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखो। आयतन जो निकल के आएगा वो लीटर में निकल के आने वाला है, कोई असुविधा दिक्कत नहीं होना चाहिए। सहमत है? चलो तो इसको नोट करो, ठीक है। और इसको यहाँ तक एक बार आप नोट कर लीजिए। इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं चेंज और करने वाला हूँ बच्चों। अगर हमें गैस का आयतन एनटीपी पर दिया गया और वो लीटर में नहीं हो गए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले एक बार, ठीक है। आयतन अपन को लीटर में नहीं देके मान लो एमएल में दिया हो, मिलीलीटर में दिया हो, हाँ जी, आयतन जो दिया है आपको एमएल में दिया हो, तो क्या करने वाले हैं बच्चों, आयतन एमएल में दिया होगा तो उसमें हम भाग जो लगा देंगे वो अपना 22,400 से भाग लगा देते हैं। या कोई बात नहीं, आप वो ट्रिक भी लगा सकते हैं कि दिया गया आयतन जो एमएल में दिया उसको पहले लीटर में बना लो और लीटर में बनाने के बाद में उसको 22.4 से भाग लगा, वो भी बात बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी फॉर्मूले में आयतन अगर अपन को एमएल में निकालना हो तो मोल की संख्या को आप किससे गुणा कर देना। आयतन अपन को अगर एमएल में निकालना है तो हो जाएगा 22.4 की बजाय 22,400। तो ये 3 फॉर्मूला आज अपने हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, समझ भी लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद में हमने एक वर्ड यूज किया है एनटीपी या एसटीपी। बच्चों ये क्या है ये भी हम लोग जान लेते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं एनटीपी एसटीपी के बारे में पढ़ के आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट रखते हैं या जब उनसे पूछा जाता है तो उतने क्लियर नहीं होते जितना क्लियर उनको होना चाहिए एनटीपी या एसटीपी के बारे में। चलो अभी जान लेते हैं। देखो जब बात आती है एनटीपी या एसटीपी की, एनटीपी एनटीपी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में कहते हैं सामान्य ताप एवं दाब, सामान्य ताप एवं दाब। ओके बच्चों, तो यहां जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, एनटीपी में टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अगर इसे मैं केल्विन में बदलना चाहूं तो ये हो जाएगा 25 प्लस में 273.15, इतना केल्विन में आ जाना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस में साथ में 273.15 केल्विन में आ जाना है तापमान हमारा। ओके बच्चों, ऐसे ही अगर मैं दाब के बारे में बात करता हूं तो दाब जो होता है वो एक बार होता है। बहुत सारे बच्चों ने एटीएम भी सुना होगा कि 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, कुछ गलत उससे भी नहीं होने वाला क्योंकि 1 एटीएम और 1 बार ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन अगर हम लोग स्टैंडर्ड तौर पे बोलें कि भाई वास्तव में जो एनटीपी होता है उसमें दाब कितना होता है, तो उसमें दाब बच्चों एक बार ही हम शामिल करते हैं, ठीक है। एनटीपी हालांकि एटमॉस्फेयर और जो बार है वेरी क्लोज, डिफरेंस नहीं है, बट लिखने को जो बात आएगी तो एक बार हम लिख के चलेंगे, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वर्ड यहाँ पे अपने काम आता है एनटीपी, या एनटीपी के बाद में एक दूसरा जो काम आता है अपने वो आता है एसटीपी। एसटीपी ये हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये हम लोग कह सकते हैं एसटीपी के लिए। हिंदी में कहते हैं इसको मानक ताप एवं दाब। एसटीपी को हिंदी में मानक ताप एवं दाब कहते हैं। इसमें जो तापमान होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ, या इसी को हम 273.15 केल्विन लेते हैं। हम देखो डिग्री सेंटीग्रेड में ताप कहीं भी काम नहीं लेते, ताप को जहां भी काम लेना है हम लोग ताप को केल्विन में ही काम लेते हैं, इसलिए मैं केल्विन का भी साथ में लिख रहा हूं। बच्चों जब प्रेशर की बात आती है तो दाब जो होता है वो भी यहाँ 1 बार ही होता है। एक बार में एक एटीएम रिलेशन ये होता है 1 एटीएम इक्वल टू 1.013
बार, तो कोई फर्क नहीं है, एक 1.01 मतलब ऑलमोस्ट 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और साथ में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन राइज होता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब एनटीपी और एसटीपी में तापमान अलग अलग है तो फिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि एनटीपी या एसटीपी पे दिया गया आयतन बटा 22 भाई एनटीपी और एसटीपी में तापमान अलग अलग है, तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिर हम लोग ये कैसे कर सकते हैं कि एनटीपी या एसटीपी पे दिया गया आयतन, आयतन तो अलग अलग हो जाएगा। हम ये कैसे कहेंगे कि एनटीपी या एसटीपी पर दिया गया आयतन, उसका एक फंडा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आयतन जो होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अलग होगा और 25 पे अलग होगा, क्योंकि एम जो हमारा एसटीपी है उसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एनटीपी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दोनों केस में आयतन अलग अलग आने वाला है, क्योंकि भाई गैस का अगर आप तापमान बढ़ाओगे तो आयतन में तो प्रसार होना है, आयतन में तो प्रसार होना है, क्योंकि दाब वन बार दोनों में कॉन्स्टेंट है। तो फिर हम लोग ये कैसे कह सकते हैं, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला लिखने वाला भी है तुमको, पहले एक बार सब लोग यहां तक नोट कर लीजिए। एक बार ये पूरा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में एक बढ़िया सा नोट लगा दीजिए। हाँ, तो अगला जो पॉइंट होगा वो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि एनटीपी या एसटीपी दोनों में हम लोग जो तापमान है अलग अलग है, उसके बावजूद हम ये क्यों बोलते हैं कि एनटीपी या एसटीपी, देखो उसका एक कारण है। अगर आप मोल अवधारणा चैप्टर पढ़ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसके केस में एनटीपी और एसटीपी दोनों में ताप और दाब को बराबरी माना गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मोल अवधारणा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो चाहे वहां एनटीपी दिया हो चाहे एसटीपी दिया हो, तापमान एक ही लिया जाता है, कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसके लिए मानक माना गया है। या इसी बात को कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां हम लोग आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू एनआरटी काम लेते हैं, ठीक है, वहां पे आपको एनटीपी या एसटीपी कोई सा भी दिया हो, आपको तापमान जो है चाहे एनटीपी चाहे एसटीपी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेना है, मतलब 273.15 केल्विन आपको लेना होता है। एग्री? इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। तो पॉइंट हमारा ये रहेगा बच्चों, लिखो मोल अवधारणा में चाहे एनटीपी लिखा हो या एसटीपी लिखा हो, एनटीपी लिखा हो या एसटीपी लिखा हो, दोनों केस में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन ही प्रयुक्त होता है, 273.15 केल्विन ही प्रयुक्त होता है। या जिसमें हम पीवी इक्वल टू एनआरटी प्रयुक्त करते हैं, वहां एनटीपी या एसटीपी में ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिया जाता है। ये बात भी आप कह सकते हैं। दोनों बातों का मतलब एक ही है, क्योंकि आप इसमें पढ़ोगे तो आप जो है मोल अवधारणा में पीवी इक्वल टू काम में लोगे तो आपको वहां 0 डिग्री काम लेना है। बच्चों मान लो आपको दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वहां आपसे कहा जाता है एनटीपी का मतलब आपको तापमान वहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको डील करना है। लेकिन यहाँ पे आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही लेना है, चाहे एनटीपी लिखा हो चाहे एसटीपी लिखा हो, दोनों केस में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर है जो दाब है वो आपको एक बार लेना होता है। एग्री करते हैं सब लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप प्लीज नोट कर लीजिए सब। हाँ, अब यहाँ तक नोट करने के बाद में थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों हम, और आगे चलने वाली बात ये है आपके सामने कि हम लोग अणुभार या मोल द्रव्यमान कैसे निकालते। चलो इसको भी थोड़ा करना जरूरी है, कोई दिक्कत आपको नहीं रहना चाहिए। देखो अणुभार या मोलर द्रव्यमान, देखो अगर अपन को अणुभार निकालना है, मान लो जैसे कि मैं ऑक्सीजन परमाणु की बात करता हूं, उसका परमाणु भार 16 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन जल में 2 परमाणु हाइड्रोजन के 1 परमाणु ऑक्सीजन का मिलकर H2O बना लेते हैं, तो उसका अणुभार डिफाइन होता है। तो अणुभार में करना है कुछ भी नहीं करना, जितने भी परमाणु वहां शामिल हैं उन सभी के परमाणु भारों का अपन को योग कर देना है, उन सभी के परमाणु भारों का अपन को योग कर देना है। तो चाहे कोई आपको अणु दिया हो चाहे कोई आपको आयन दिया हो, हम क्या करते हैं, उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए उनके जितने भी परमाणु वहां उपस्थित हैं उन सभी के परमाणु भारों का योग कर देते हैं, चाहे वो आयन भी हो सकता है। तो मैं इसके लिए वर्ड स्पीसी काम में लेना चाहूंगा।
इसके लिए वर्ड में स्पीसी काम लेना चाहूंगा, मतलब चाहे वो अणु दिया हो चाहे वो आयन दिया हो। लिखो किसी स्पीसी का अणुभार या मोलर द्रव्यमान, किसी स्पीसी का अणुभार या मोलर द्रव्यमान उस स्पीसी में उपस्थित उसके सभी परमाणु भारों का योग होता है, सभी परमाणु भारों का योग होता है। और इस चीज को थोड़ा अच्छे से करने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल भी अभी करवाने वाला हूं, जस्ट नाउ, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, आप अणुभार मोलर द्रव्यमान प्रॉपर तरीके से उसको निकालना सीख ले। ओके बच्चों, देखो तो चलते हैं एग्जाम्पल पे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे निम्न का अणुभार ज्ञात करो, निम्न का अणुभार ज्ञात करो। देखो इसमें मैं जो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं निम्न का अणुभार ज्ञात करने में, इसमें मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल एक आसान सा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में नंबर 2 पे मैं ले रहा हूं PO4-3, इसे हम लोग फोस्फेट आयन बोलते हैं, इसे हम फोस्फेट आयन बोलते हैं। उसके बाद में चलते हैं नंबर 3 पे। 3 नंबर पे मैं ले रहा हूं C6H12O6 ग्लूकोज, या फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी यही होता है। 4 नंबर पे मैं ले रहा हूं C12H22O11, इसे हम शर्करा, शुगर ऐसा हम लोग कहते हैं, या सुक्रोज भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब इसका इनके सभी के अणुभार में निकालता हूं। देखो तो जो बातें मैं बोल रहा हूं उनको लिखना भी है और उन बातों को प्रॉपर से सुनना भी है। जहां भी कोई बात ऐसी लगती है आपको जो नहीं पता हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो उसको वहीं पे नोटबुक में लिख लिया करो, कहीं भी एक डब्बे में बंद करके बॉक्स बना दो कि हाँ ये चीज़ मुझे ध्यान रखनी है नेक्स्ट टाइम के लिए। देखो सबसे पहले मैं चलता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड पे। तो ये हम चलें H2SO4 की ओर। ओके बच्चों, H2SO4 का हमें अणुभार निकालना है। अणुभार जो होगा, देखो यहां हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु भार कितना होता है? 1। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला ना सभी के परमाणु भारों का योग होता है, तो परमाणु भारों का योग का मतलब ये कतई नहीं समझे कि हाइड्रोजन का 1 है तो 1 लिख दो, सल्फर का 32 है 32 लिख दो, ऑक्सीजन का 16 है 16 लिख दो, काम अपना पूरा। नो, डेफिनेटली नोट, गलत हो जाएगा। कैसे? सुनो मेरी बात को। तो बात बच्चों बहुत सिंपल ये है, सुनिए ध्यान, कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 तो है, लेकिन हाइड्रोजन 2 बार आया है तो 2 को ऐड करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, ऐसे अगर मैं सल्फर की बात करता हूं तो सल्फर 1 बार आया है, 32 गुणा 1। ऐसे ही ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन 4 बार आया है तो 4 परमाणुओं का जोड़ो। ये गुणा करने का मतलब पता है क्या है? अरे हाइड्रोजन भैया 2 बार आया तो 2 का जोड़ो, सल्फर 1 आया तो 1 का जोड़ो, ऑक्सीजन 4 बार आया, 1 का 16 होता है तो 4 का तो 64 होना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 4 का कितना? 64 होना चाहिए। तो हमने 64 यानी 16 गुणा 4 हमने लगा दिया है। एग्री बच्चों? इन सभी का जोड़ बाकी करने के बाद मुझे बहुत पुरानी घटना याद है कि इसका जो आता है वो आता है 98 ग्राम पर मोल, 98 ग्राम पर मोल इसका अणुभार जो है वो आ जाता है। ठीक है, एक बात और समझ सकते हो बच्चों, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है? परमाणु भार 16 होता है। 8 ऑक्सीजन 16, परमाणु भार होता है 16। 16 क्या होता है? ग्राम होता है कि एमयू होता है? परमाणु भार। बच्चों देखो, जब परमाणु भार की बात आती है तो 16 ग्राम भी होता है और 16 एमयू भी होता है। 16 ग्राम भी होता है और 16 एमयू भी होता है। अब एक्चुअल में ये करेक्ट है कि ये दोनों करेक्ट है? ज्यादा कौन सा काम आता है? 16 ग्राम वाला काम है, बट करेक्ट ये भी है, पर थोड़ा सा आगे चेंज आ जाएगा। कैसे? अगर मैं 16 ग्राम शब्द काम लेता हूं तो उसके लिए बोलना पड़ेगा 16 ग्राम पर मोल, और अगर मैं एएमयू काम लेता हूं तो मैं बोलूंगा 16 एएमयू पर परमाणु। इस चीज को भी आप जरूर से अपने एक अलग बॉक्स में, एक अलग से बॉक्स में बना के उसको आप दर्शा सकते हो। इसी बात को मैं यहां भी काम लेना चाहूंगा। तो ये जो 98 ग्राम आया है ना, आप ये भी कह सकते हो 98 एएमयू। देखो ये तो है पर मोल, और एएमयू बोलूंगा तो बोलूंगा पर अणु।
बच्चों करेक्ट ये भी है, करेक्ट ये भी है, लेकिन आपको ज्यादा काम कौन सा आएगा? मोल कॉन्सेप्ट में। मोल कॉन्सेप्ट में आपको पहले वाला ही काम आएगा। मोल कॉन्सेप्ट में आपको पहले वाला ही काम आएगा। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन बना देता है, कोई मेरे जैसा खड़ूस आदमी बोल देता है कि भैया ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, और अगर ये लिखा हो कि बोथ करेक्ट, तो वो तो निश्चित तौर पे करेक्ट है, तो अपन को फिर वो ऑप्शन चुनना होता है। इस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी अपने पास 3 और हैं, उनका भी हम लोग फाइंड करते हैं। आप क्वेश्चन लिख लीजिए पूरे, और ये वाला भी जरूर नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अब जो बात आती है, मैंने लिखा है नंबर 2 पे फॉस्फेट, चलो इस पे चल लेते हैं। फॉस्फेट वाले केस में PO4-3, आपको देखो पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस 15 नंबर पे आता है, परमाणु बार 31 होता है, एंड ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, परमाणु बार 16 होता है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, परमाणु बार उसका 16 होता है। एग्री बच्चों? देखो अपन को निकालना है अणुभार। देखो अब फॉस्फोरस जो है वो कितनी बार आया है? 1 बार, मतलब इसका परमाणु बार कितना बच्चों? 31। 1 बार आया तो 1 से गुणा कर दो, मतलब जो जितनी बार है उसका योगदान तो अपन को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का परमाणु बार कितना होता है बच्चों? 16। ऑक्सीजन आया कितनी बार है? 4 बार, तो 4 लगा दो। 31 प्लस में 64 कितना हो जाता है? 95। 95 आप बोल सकते हैं ग्राम पर मोल, या आप इसे अगर 95 AMU पर आयन बोलते हैं तो ये भी डेफिनेटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 95 AMU पर आयन भी आप इसमें कहें तो कोई आपको असुविधा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ओके, चलते हैं नंबर 3 पे। हाँ जी, नंबर 3 में हम क्या लगा रहे हैं बच्चों? 3 नंबर पे हमने लिखा है ग्लूकोज। अब देखो आप मेरे पे डिपेंडेंट नहीं रहे, इन 2 को मेरे से करने से पहले आप वीडियो पॉज करके खुद कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो ये तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों को आता भी होता है, लेकिन आता भी होगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको बेसिक से बता दी जाए, सिखा दी जाए, ताकि मुझे ये कॉन्फिडेंस रहे कि ये चीज़ मैं खुद सिखा के वो आपको आती है। क्या पता क्लास में अगर 10% बच्चों को भी नहीं आता हो तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं मेरा टारगेट है। ठीक है, नंबर 3 पे चलते हैं, और नंबर 3 पे हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, C6H12। वी टॉकिंग अबाउट ग्लूकोज, C6H12O6 की। तो ग्लूकोज की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसका अणुभार निकाल दो। अब तो देखो काफी आपने एग्जाम्पल देख लिए हैं। देखो कार्बन का कितना होता है परमाणु बार? 12। कितनी बार आया है? 6 बार। हाइड्रोजन का परमाणु बार कितना होता है? 1। कितनी बार आया है? 12, तो गुणा में 12। ऐसे ही ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितनी बार आया? 6 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 72 प्लस में 12 प्लस में 96, और ये आता है 180 ग्राम पर मोल। आपको यही ध्यान रखना, ठीक है? मतलब मेरा कहने का मतलब अपन को मोल कॉन्सेप्ट में जब भी मोल निकालने पड़ेंगे तो अपन को ग्राम पर मोल वाला ही अपने ज्यादा काम आता है, ग्राम पर मोल वाला। एग्री? चलते हैं आगे। तो नंबर 4 पे, 4 नंबर पे लिया है मैंने C12H22O11। बच्चों इसके केस में देखो कार्बन आया है 12 बार, कार्बन का परमाणु बार 12 होता है, 12 बार आया है तो गुणा में 12 लगा दो। हाइड्रोजन का परमाणु बार 1 होता है, 22 बार आया है तो गुणा में 22 लगा दो। यहां लगाओ प्लस। ऑक्सीजन का होता है बच्चों 16, 11 बार आया है। इन सभी को जोड़ते हैं ना तो मुझे बहुत पहले से याद है कि 342 ग्राम पर मोल आता है। हालांकि बहुत जगह ऐसा लिख देते हैं कि इसका अणुभार कितना होता है तो बोल देते 342 होता है, ठीक है? उसमें कहीं ना कहीं ग्राम पर मोल, देखो 342 ग्राम होता है तो उसमें उसका मतलब ये है कि 300 ग्राम पर मोल होता है। मोल शब्द थोड़ा सेल्फ अंडरस्टूड मान लेता है कि ठीक है पता होगा। ये हमने निकाला परमाणु बार। उसके बाद में एक वर्ड आपके सामने आया था अभी, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता क्या है, कहां से आया, किसको माना गया है? ठीक है, देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए सब लोग। हाँ जी बच्चों, तो फिर हम लोग आगे चलें तो मैं एक वर्ड यहां पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, AMU। इंग्लिश में होता है
एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग परमाणविक द्रव्यमान इकाई भी कह सकते हैं। परमाणविक द्रव्यमान इकाई जैसा शब्द भी इसके लिए हम काम में ले सकते हैं बच्चों। परमाणविक द्रव्यमान इकाई जैसा शब्द भी इसके लिए हम लोग काम में ले सकते हैं। ओके, या इसी को आपको एएमयू या आपको यू भी लिखा मिलता है। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। एएमयू या यू दोनों का मतलब एक ही है। एएमयू को शॉर्ट में सॉरी, एएमयू को शॉर्ट में हम लोग यू भी लिख देते हैं। ठीक है, होता क्या है देखो, मैं आपसे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। भाई आपसे कोई एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान कितना होता है, तो आपका एक जवाब होगा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान तो मतलब जो अपन 1 किलोग्राम का जो एक बड़ा सा वाट रखा होता है उसको देखते हैं वो 1 किलोग्राम होता है। ठीक बात है, मान ली मैंने आपकी बात। कितने मास को आपने 1 किलोग्राम बोला? भाई मान लो जो 1 किलोग्राम है वो इतना बड़ा होता है। इतना ही क्यों होता है, छोटा क्यों नहीं या बड़ा क्यों नहीं? सर वो तो उतना ही 1 किलोग्राम होता है। नहीं, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, 1 किलोग्राम आया कहां से? भगवान ने तो बना के नहीं भेजा कि 1 किलोग्राम है तुम इसको किलोग्राम मान लो। ठीक है, ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि 1 सेकंड कितना समय होता है, तो आपको कहना होगा कि सेकंड मतलब 1 सेकंड होता है। मैं यही तो बोल रहा हूँ ना, कितने ड्यूरेशन को 1 सेकंड माना गया है? जितने में घड़ी, दीवार घड़ी आप देखते हो, एक टिक टिक चलती है आगे, एक टिक 1 सेकंड में चलती है, उतनी देर में वो क्यों चली? उसने उससे ज्यादा या कम क्यों नहीं लिया? तो ऐसी कुछ अपने पास बेसिक इकाइयां होती हैं। 7 बेसिक इकाइयां आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। किलोग्राम कितना होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम है, 1 सेकंड है, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस है, प्रकाश की तीव्रता है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो है 1 एम्पियर है। ये सब चीजें डिफाइन की गई हैं बच्चों, अपने आप नहीं आता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान होता कितना है। सर 1 किलोग्राम तो जो होता है, तो कितने को एक माना गया? कहीं ना कहीं तो इसको बोला होगा कि तू 1 किलोग्राम है। तो ये सब चीजें स्टैंडर्ड होती हैं, मानक होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपन को मानना होता है। और 1 किलोग्राम जो द्रव्यमान है वो माना गया है। किसी एक देश में कोई एक इतना बड़ा एक पिंड रखा हुआ है, ठीक है, सॉलिड, उसको 1 किलोग्राम द्रव्यमान सबने सर्वसम्मति से मान लिया। ठीक है ना, उसको 1 किलोग्राम माना गया है। हाँ, वो उस टाइम उससे ज्यादा को भी 1 किलोग्राम मान सकते थे, कम को भी मान सकते थे, तो जो भी था उसका कोई भी अपना एक रीजन रहा होगा, बट उसको उन्होंने 1 किलोग्राम असाइन कर दिया, मान लिया, उसको 1 किलोग्राम मान लिया। अब उसी के रेफरेंस में आगे ग्राम, सब ये मिलीग्राम, ये सब डिफाइन किया गया। वो जो 1 किलोग्राम जिसको माना गया, उसका 1,000वां भाग जो था उसको हमने 1 ग्राम डिफाइन किया। कितना बच्चों? 1 ग्राम। कितना? 1 ग्राम हमने डिफाइन किया। 1 ग्राम हमने उसका डिफाइन किया, 1,000वां भाग। तो मेरा ये कहना है कि भाई एएमयू कैसे डिफाइन, जैसे 1 किलोग्राम डिफाइन किया गया, 1 मीटर डिस्टेंस डिफाइन किया गया, 1 एम्पियर करंट, कुछ तो डिफाइन किया है ना, किसी ने किसी तरीके से शुरू में तो माना गया होगा ना कुछ। वैसे ही 1 एएमयू को भी डिफाइन किया गया है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनका द्रव्यमान बहुत थोड़ा होता है, और थोड़ा होने के कारण उनके लिए किलोग्राम ग्राम शब्द उतने अच्छी फील नहीं देते अपन को। मैं बोलता हूं 1.67 इंटू 10 की घात -28 किलोग्राम, -32 किलोग्राम, तो अपन को उतना रियलिस्टिक फील नहीं आता है। ठीक है, जो अमाउंट थोड़ा है, बहुत थोड़ा है, उसके लिए बहुत छोटी इकाई भी होना चाहिए। जैसे आपने गोल्ड होता है, गोल्ड को किस में देखते हैं? मोस्टली हम लोग ग्राम में या फिर उसको तोला में मेजर करते हैं। और जो पत्थर से भरा हुआ ट्रक होता है उसको किससे मेजर करते हो आप? टन में। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि एक पत्थर का भरा हुआ ट्रक है, किसी धर्म कांटे पे है, उसको तोलने पे उसका जो वजन है वो इतना ग्राम हुआ होगा। नो। तो आपने ऐसा भी नहीं बोला होगा कि एक आदमी जो उसके पास जो गोल्ड रखा हो इतना टन रखा हुआ है ना, उसको हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ग्राम में गोल्ड का एक आसान सा तरीका होता है। क्योंकि गोल्ड जो होता है 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, ऐसे बताना आसान होता है। अगर आप बोलोगे उसके पास 6.02 इंटू 10⁻⁴ टन गोल्ड है, मतलब फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे परमाणु का द्रव्यमान बहुत थोड़ा होता है, उसके लिए हमने एएमयू जैसा जो डिफिनेशन है वो डिफाइन किया हमने। अब डिफाइन एएमयू कितने को किया गया? एएमयू डिफाइन किया गया कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन का जो परमाणु है ना, उस कार्बन परमाणु का जो 12वां भाग है ना, उसको 1 एएमयू डिफाइन किया गया। एक डेफिनेशन लिख दो, इसमें लिख दो कार्बन परमाणु ब्रैकेट में C12, कार्बन परमाणु ब्रैकेट में C12 के 12वें भाग को 1 एएमयू द्रव्यमान
परिभाषित किया गया है। एक एएमयू द्रव्यमान परिभाषित किया गया है, ठीक है, एक एएमयू द्रव्यमान परिभाषित किया गया है। हम कार्बन के रेफरेंस में इसको डिफाइन करते हैं। तो फिर ये होता कितना है, देखो करते हैं बात। तो यहां पे अगर मैं कहना चाहूं 1 एएमयू, तो ये हो जाएगा 1/12 गुणा में कार्बन 12 का भार। भाई कार्बन 12 जो है ना, उसका जो भार है ना, उसका 1/12 भाग लगा दो। देखो बच्चों, C12 का मतलब ये है, हम इसकी बात कर रहे हैं 6C12 की। किसकी बात कर रहे हैं? 6C12। ओके, तो हम 6C12 की बात यहां पे कर रहे हैं बच्चों। इसमें क्या क्या होता है? इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, प्लस में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन 12 का भाग, C12 का भार, तो उसमें क्या है? 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे मैं कह दूंगा ये आ गया हमारा 1/12 और उसके अंदर आ जाएगा 6 मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब प्रोटॉन का भार गुणा 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन वहां पे हैं बच्चों। 6 मास इंटू प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का भार गुणा 6, क्योंकि 6 प्रोटॉन का भार लेना है। साथ में 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस में 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ थोड़ी सी सहूलियत के लिए, ठीक है, बिकॉज हम लोग यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम लोग व्यवहारिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। जो मोल हमारे काम आता है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो, तो इस चीज़ को थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचें बच्चों। तो जो हमारा 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, देखो जब भी जहां कहीं भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जुड़ता है, उसके सामने इलेक्ट्रॉन के मास को नगण्य मान लेते हैं। सर मैं इसको नगण्य नहीं मानूं, तो बच्चों आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपके पास 50,000 रुपए है और उसमें आप 0.5 पैसे और जोड़ देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो मास है वो लगभग नगण्य है। तो हमारे पास अब आगे क्या क्या चल रहा है, ये हमारे को चल रहा है। एक बात मैं और बता दूं बच्चों, मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ये बात भी ध्यान रहे। तो यह आ जाएगा 1/12 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन की जगह मैंने मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/12 गुणा में 12 मास ऑफ प्रोटॉन, 12 से 12 कट जाएगा। ये हमारा इधर क्या चल रहा था? 1 एएमयू। ये हमारा 1 एएमयू इस साइड में चल रहा है, 1 एएमयू यहाँ पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब यहाँ पे क्या बच गया? 12 से 12 कैंसिल हो गया। अब ये बच गया बराबर मास ऑफ प्रोटॉन। लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि प्रोटॉन का मास है तो मतलब न्यूट्रॉन का भी हो गया, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट बार बराबर होता है। तो एक एएमयू कितना निकल के आया? मास ऑफ प्रोटॉन की। मतलब एक एएमयू द्रव्यमान जो होता है वो लगभग एक प्रोटॉन का भार होता है। एक प्रोटॉन का जितना भार है वो एक एएमयू लगभग हो जाता है। कहां से माना गया? ये माना गया, इस तरीके से हमने निकाला है। अब एक एएमयू द्रव्यमान कितना होता है, इसको कई तरीके से मैं लिखना चाहूंगा, सुनते चले। देखो बात ये है, 1 एएमयू इक्वल टू लगभग होता है मास ऑफ प्रोटॉन, लगभग होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इन दोनों का मास लगभग कितना होता है? 1.67 गुणा 10 की घात -24 ग्राम। यहां तक तो सब कुछ वही पुराना, कुछ नया नहीं है, ठीक है, कोई नया नहीं है बच्चों। ये जो मान है ना, ये जो मान, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/Na या 6 गुणा 10 की घात 23 ग्राम। मेरा कहने का मतलब 0.1 ग्राम को जैसे हम 1/10 ग्राम लिख सकते हैं, वही कहानी मैंने यहां पे काम में ली। एक एएमयू को हम मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन या 1.67 इंटू 10 की घात -24 ग्राम लिख सकते हैं, या Na से एक में Na से भाग लगाते हैं तो भी अपन को उतना ही मिलता है। याद रखना, अच्छे से याद रखना जो कुछ सामने लिखा हुआ, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है, नोट करें इसको। हाँ जी, उसके बाद में एक होता है सापेक्षिक परमाणु भार। कुछ अलग नहीं है, उसी से जुड़ा हुआ एक वर्ड है सापेक्षिक परमाणु भार। ओके,
तो सापेक्षिक परमाणु भार क्या है? इंग्लिश में से बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास। बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की या सापेक्षिक परमाणु भार की। देखो एक्चुअल में इसमें एक वर्ड लगा है सापेक्षिक। सापेक्षिक मतलब किसी न किसी के रेफरेंस में हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, किसी न किसी के रेफरेंस में हम डिफाइन करने वाले हैं सापेक्षिक, उसकी तुलना में। ठीक है, तो एक्चुअल में ना सापेक्षिक परमाणु भार जो होता है वो कार्बन 12 के रेफरेंस में डिफाइन किया जाता है। हाँ, किसी और के भी कर सकते हैं, ऐसा उसी का मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग कार्बन 12 के रेफरेंस में डिफाइन करते हैं। कार्बन 12 के संदर्भ में, कार्बन 12 के संदर्भ में इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्बन 12 के संदर्भ में इसको हम डिफाइन करते हैं। और क्या होता है डेफिनेशन? डेफिनेशन इसका फॉर्मूला लिख दूं मैं आपको, देखो। किसी परमाणु का सापेक्षिक या अपेक्षिक बोल दीजिए परमाणु भार बराबर परमाणु का परमाणु भार बट्टे में C12 का 1/12वां भाग का भार। कार्बन 12 के 1/12वां भाग जो है उसका भार, ये हम लोग कह के चलते हैं। ठीक है, उसका जो 12वां हिस्सा है 1/12 भाग जो है का भार कितना होगा, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये ऐसे डिफाइन होता है जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन का सापेक्षिक परमाणु भार जो होगा, देखो बच्चों ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 AMU। ओके, और कार्बन 12, बच्चों कार्बन का 12 का जो भाग होता है 12 होता है, हम तो खुद ही बोल रहे हैं कार्बन का कितना होता है? 12 होता है, 12 AMU। उसका 12वां हिस्सा 1/12 से भाग लगा दो। भाई कार्बन 12 का भार कितना होता है? 12 होता है, उसका 12वां हिस्सा 12 से भाग लगा दो, तो 12 से 12 कैंसिल, AMU से AMU कैंसिल, कितना आ गया? 16। तो कुछ अलग नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, मान लो बहुत सिंपल है कि मतलब मैं ये कहना चाहूंगा कि किसी परमाणु का जो सापेक्षिक परमाणु भार उतना ही होता है, बस इकाई नहीं होती है, बस इकाई नहीं होती है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 AMU या 16 ग्राम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन का सापेक्षिक परमाणु भार 16, मतलब इकाई नहीं होती, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, तो आप ये जो है पूरा का पूरा फॉर्मूला आप यहां तक नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल ही मेंशन कर लीजिए, साथ में एक बात यहां पे नोट लगा के आप मेंशन कर देना, और वो मेरी बात ये रहेगी कि लिख दो सापेक्षिक परमाणु भार इकाई रहित होता है, सापेक्षिक परमाणु भार इकाई रहित होता है। एग्री बच्चों? इसके बाद में यहां तक पहुंचने के बाद में, जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि किसी गैस का एनटीपी या एसटीपी पर आपको आयतन दिया है, तो मोल कैसे निकालते? दिए गए आयतन में 22.4 से हम भाग लगा देते हैं। लेकिन मान लो आपको आयतन एनटीपी या एसटीपी पे नहीं देंगे, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया है, 200 पे दिया है, 400 पे दिया है, दाब कुछ अलग दिया, फलाना डिमकाना, तो क्या करने वालों? तो उसके लिए अपन को आदर्श गैस समीकरण PV = nRT, इस चरण में जाओ, कुछ मिलेगा। तो ये लिखने के बाद में, हाँ जी बच्चों, ये लिखने के बाद में एक नोट लगा के पॉइंट और मेंशन कर दीजिए, लिख दो यदि किसी गैस का आयतन एनटीपी या एसटीपी पर नहीं दिया गया हो, एनटीपी या एसटीपी पर नहीं दिया गया हो, तो आदर्श गैस समीकरण PV = nRT प्रयुक्त करते हैं तथा
तथा गैस के मोल की संख्या ज्ञात करते हैं। PV इक्वल टू एनआरटी प्रयुक्त करते हैं तथा गैस के मोल की संख्या ज्ञात करते हैं। PV इक्वल टू एनआरटी में P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है, उनकी विभिन्न इकाइयां क्या है, कौन सी इकाई में रखते हैं, ये सब बात अभी हम लोग करते हैं। यहां तक एक बार आप सब लोग नोट कर लीजिए। एग्री? नोट करें।